फ्लू बेबी सिंड्रोम में लिखे नाइट्रेट युक्त भोजन अथवा जल का उपयोग करने से नाइट्रेट युक्त भोजन या जल का उपयोग करने से हमारी आंत में उपस्थित जीवाणु हमारी आंत में उपस्थित जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रेट को कहते हैं NO3, नाइट्राइट को कहते हैं NO2, नाइट्राइट में बदल देता है और यह नाइट्राइट अब भोजन में उपस्थित नहीं यह नाइट्राइट अब रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर मेट हीमोग्लोबिन लिख देता हूं। मेट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। रक्त में मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही व्यक्ति का शरीर नीला दिखाई देता है। इसीलिए इस रोग को फ्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। मेट हीमोग्लोबिन समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जैसे जो प्रदूषण होता है, जैसे कि समझिए इसको, जो ये प्रदूषण की जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की प्रॉब्लम जो अब ज्यादा दिखाई देती है, ये 1960-62 के आस बाद की बात है। क्योंकि 1960-62 के पहले केमिकल फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का उपयोग नहीं होता था। समय जो पुरानी पद्धति थी एग्रीकल्चर की, जिसमें गोबर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, गोबर वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो आप देखेंगे 60-62 के पहले बहुत भूखमरी की स्थिति बनी थी। उस समय अमेरिका से कई जो है गेहूं वगैरह मंगाया गया था, सोनालिका वगैरह कई वैरायटी मंगाई गई। एक बार यूएनओ में जब समय के जो प्रधानमंत्री साहब थे, नेहरू जी, तो यूएनओ में गए तो वहाँ किसी अमेरिकी ने कहा, जब ये भूखे मरते हैं तो अनाज हम देते हैं, और जब हमको जरूरत होती है तो रसिया के साथ खड़े हो। भारत का सबसे पुराना मित्र रूस है। अब वहीं नेहरू जी जब लौट के आए हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं उत्पादन से, और साथ में एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए उर्वरक
यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों की स्थापना तेजी से हुई। और जब फैक्ट्रियों में तेजी से बनने लगा उर्वरक, खासकर यूरिया, नाइट्रोजन, पौधा जो होता है उसको मिट्टी से जरूरत होती है मुख्य रूप से एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। देखिए कुल मिला के पौधे को मिट्टी से जो चाहिए मिनरल, इसमें मेजर और माइनर आप कह सकते हो, मेजर और माइक्रो एलिमेंट। तो मेजर में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब मेजर में हो जाता है। तो टोटल 16 टू 18 एलिमेंट पौधा जो है मिट्टी से प्राप्त करता है। पौधा मिट्टी से केवल इन मिनरल को और पानी को लेता है और कुछ नहीं लेता, और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जो ये अब जैसे आपका यूरिया है, तो यूरिया नाइट्रोजन के लिए बनाया गया। डाई अमोनियम फास्फेट है, डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट है। देखिए फास्फेट आ रहा है, इसमें फास्फोरस है। फिर ट्राई अमोनियम फास्फेट से कई सारे, पोटास, पोटेशियम के लिए है। कई सारे रासायनिक फर्टिलाइजर उर्वरकों का निर्माण किया गया। अब उससे समस्या जो सामने आती है वो बड़ी भयावह स्थिति बनती है। वो ये होती है जैसे कि यूरिया ही ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है और खेत के पास में ये वाटर रिजर्वायर है, यानी यहाँ पर एक जल क्षेत्र है। तो कोई भी जो जल क्षेत्र होता है वहां पर क्या होगा, पानी है, और यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट का मतलब जल में पाए जाने वाले पौधे। इसमें एक्वेटिक प्लांट है, इसमें इसको कहेंगे आप हिंदी में जलीय पौधे हैं। और क्या है, इसमें इंसेक्ट भी है, इंसेक्ट यानी कीड़े हैं। और क्या है, इसमें मछली है। भाई ये सारा एक कुल मिलाकर के ये एक इकोसिस्टम है, एक प्रकार का ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें प्रोड्यूसर से लेकर के, शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है और आती है डिकम्पोजर तक। तो किसी भी इकोसिस्टम में दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब हरा पौधा जो भोजन को बनाया, इस धरती पे भोजन इसने बनाया। अब इसको खाया, कंज्यूमर नंबर 1, कंज्यूमर नंबर 2, कंज्यूमर नंबर 3। हम तब तो कंज्यूमर है, एनिमल सब कंज्यूमर है। फिर ये मर गया, ये मर गया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, सब मरते हैं। मरने के बाद मिट्टी जमीन में पड़े रहते हैं। तो जो डिकम्पोजर होता है, कुछ बैक्टीरिया उसको सड़ा गला के खत्म करता है। ठीक है, इन्हीं सबसे एक इकोसिस्टम बनता है। तो क्षेत्र में एक इकोसिस्टम है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब आपने खेती की तो ये फसल लगी हुई है, आपने क्या किया, इसमें यूरिया डाला। इसमें आपने यूरिया डाला। जब यूरिया डाला तो यूरिया का बहुत हिस्सा जो है वो पानी के साथ बह करके जल क्षेत्र में आया। हम्म, इसमें बह करके आया। यूरिया क्या है, पौधों का पोषक पदार्थ, पौधों का पोषक पदार्थ है। तो जब इस जल क्षेत्र में बह करके यूरिया आया तो इस जल क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादकता बढ़ गई। उत्पादकता को कहेंगे कि जब उत्पादकता बढ़ेगी तो इस जल क्षेत्र की जो ऊपर की सतह होगी, इस सतह पर शैवाल खूब दिखाई देंगे, एलगी जिसको कहते हैं, काई। क्यों दिखाई देंगे, जो यूरिया पोषक पदार्थ है तो शैवाल यहाँ पर खूब बन जाएंगे। ऐसा हम नदी के किनारे भी देखो, जहाँ धोबी घाट पे धोबी बैठ के कपड़ा साफ करता है,
जो साबुन का पानी होता है उसमें फास्फेट सल्फर होगा। जहाँ पे धोबी कपड़ा साफ करेगा वहाँ खूब एलगी दिखाई देगी, वहाँ खूब एलगी दिखाई देगी। तो यहाँ पर खूब शैवाल निकल आएगा। जब शैवाल यहाँ निकल आएगा तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, इसको भोजन मिल रहा है, ये अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा है। लेकिन ये जो प्रकाश है वो पानी में नहीं जा पाएगा। तो जो जल में रहने वाले पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय जल में रहने वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, अब ये पौधों को भोजन के रूप में कुछ कीड़े मकोड़े हैं वो उसको खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को मछली खाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये मरेंगे, ये मरेंगे तो इस जल क्षेत्र का बीओडी वैल्यू बढ़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब देखिए, जब ये पौधे मरेंगे, इन पौधों को नष्ट करने वाले डिकम्पोजर पैदा हों, जिसको कहेंगे हिंदी में अपघटक। जब जीवाणु यहाँ पैदा होगा तो जीवाणु भी श्वसन करेगा, तो पानी से ऑक्सीजन को लेगा, तो पानी में ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो जब पानी में ऑक्सीजन की वैल्यू घटती जाएगी तो उसी को कहते हैं कि बीओडी मान बढ़ेगा। पीने वाले पानी का बीओडी वैल्यू 1 होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पानी का बीओडी मान बढ़ता जाएगा, यानी बीओडी मान बढ़ने का मतलब है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन यहीं से तो घुल के आती है अंदर। वायु से ऑक्सीजन घुल रही है और सतह पे एलगी निकल आया। यहाँ पे जितने ऑर्गेनिज्म मरते जाएंगे बीओडी मान बढ़ता जाएगा। अब ये पानी में चूंकि एक केमिकल आया, तो इस पानी में कहेंगे इस पानी का प्रदूषण नहीं, संदूषण हो गया, संदूषण हो गया। इस पानी का संदूषण हो गया। अब अगर जैसे साबुन का पानी नदी के किनारे बैठ करके धोबी जब कपड़ा धुलता है, तो वो जो जैसे आप जा गए नदी में खूब बढ़िया साबुन लगा के नहा रहे हैं गंगा, भाई हमको तो बड़ा खराब लगता है। वहीं लाश टहर घूम रही है, वहीं उठा के पानी आप पी, जय हर हर गंगे। मतलब आप अंधे हो जाइए, बात अलग है। किसी हाल में पानी पीने लायक नहीं। पीने का मतलब है बीमार पड़ना। और आस्था, आस्था के नाम पे गंगा की तो ऐसी की तैसी कर दी है। ले माला फूल, दूध चढ़ा रहे हैं, जितना दूध चढ़ाएंगे, जितना माला फूल चढ़ाएंगे, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। जब ये पानी में पहुंचेगा तो वहां पे बैक्टीरिया पनपेंगे, बैक्टीरिया उसका अपघटन करेंगे। जब अपघटन करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, पानी से ऑक्सीजन लेंगे, तो पानी में रहने वाली मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएगी। जैसे जैसे वो मरती जाएगी वैसे वैसे पानी का पीओडी मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाएगी। कोई भी जल क्षेत्र देख, उसकी ऐसी की तैसी करे। भारत देश है जहां नदी को माँ कहते हैं, वहां ऐसी की तैसी है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, मैं नेट पे देख रहा था, चमक रहा है ऊपर से। वहां पानी को एज ए वाटर मानते हैं। नदी एक नदी है, साफ करके रखो। यहाँ नदी को माँ कह दिया, नदी की बजा के रख दिया, नदी की बजा दिया, माँ मत कहिए। नदी को नदी मान करके आप उसको ध्यान रखेंगे ज्यादा अच्छा। ये सबसे बड़ी समस्या, आस्था के नाम पे ऐसी की तैसी करें। आप चले जाइए, आप नहा लीजिए, हम तो नहाने का भी मन नहीं करता, वहीं मंजन कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, आप नहाएंगे वहां? मैं तो नहीं नहा सकता। मैं तो जाता हूँ, कोई मेहमान आ गया, अब उनको तो ज्ञान नहीं दे सकता, आप भाई नहाओ जाके। मैं नहीं नहाता, मैं कभी नहीं नहाता। ये समस्या है, और ये समस्या का निवारण केवल आम आदमी ही कर सकता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार, जहां आस्था की बात आएगी सरकार मौन हो जाएगी, क्या करेगी?
आस्था का पुराना डंडा लेके हम लोग चल रहे हैं युगों से डंडा है हमारे पास। उसी डंडे को चला देते, जब मर्जी हुआ चला दो डंडा, सब ठंडे हो जाए। यहाँ पे ये समस्या है, अब इसको कहते हैं बीओडी। अब दूसरा, अगर नदी के किनारे आप साबुन से धोते हैं या नहाते, तो उसका जो जल निकलेगा, साबुन का पानी, वो भी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो उस जल का सीओडी मान बढ़ जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी जल क्षेत्र का सीओडी वैल्यू ऑलवेज मोर देन द बीओडी वैल्यू। किसी भी जल क्षेत्र का सीओडी मान हमेशा बीओडी मान से अधिक हो, हमेशा अधिक। और इस पूरी प्रक्रिया को हमने जो बताया संदूषण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम संदूषण कहते हैं, बायो एम्प्लीफिकेशन कह सकते हैं, संदूषण कहते हैं। क्योंकि जल क्षेत्र में सब मरने लगेंगे, और उसका कारण ये यूरिया। अब यही यूरिया का पानी, सुनिए, ये है यहीं पे भैंस को पानी पिलाया गया, समझिए मेरी बात। अब ये भैंस को जब पानी पिएगी, ये यूरिया उसके शरीर में जाएगा, उसके दूध में जाएगा, दूध के रास्ते से आपके शरीर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये शरीर से आपके शरीर में आएगा, बच्चे के शरीर में जाएगा। और सबसे ज्यादा ब्लू बेबी सिंड्रोम से बच्चे प्रभावित, ब्लू बेबी रोग। क्योंकि जो आज का साधारण जल है उसमें बहुत, ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या चीजें आ रही वो भी मैं बताता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं संदूषण, प्रदूषण नहीं, संदूषण, बायो एम्प्लीफिकेशन इसको कहते हैं। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए पर कीटनाशक डाला गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है, या जितना यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, उसका मात्र 3 से 4% ही पौधे को मिलता है। बाकी सब इन्वायरमेंट में चला जाता है, या तो पानी में चला जाएगा या तो मिट्टी में चला जाएगा। मुश्किल से 4 से 5% ही फर्टिलाइजर या कीटनाशक यूज होता है, बाकी सब बेकार हो जाता है। अब जब यहाँ पर आपने कीटनाशक डाला, किस लिए? कि पौधे में, फसल में कीड़े लग रहे, कीटनाशक डाला। अब ये कीटनाशक बह करके पानी में आएगा, आएगा। अब जब पानी में बह के आएगा, तो इसके अंदर जो पौधे हैं, इनको हम जलीय पौधे कहें। जलीय पौधे, देखिए पौधा उसको क्या चाहिए, देखिए इसको पहले। पौधा क्या करेगा? अगर जल में रहे या थल में रहे, उसको जल चाहिए और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधा क्या किया? जल को लिया और भोजन को बनाया, ग्लूकोज, और क्या बना? और ऑक्सीजन बाहर निकाला। ये काम कर रहा है पौधा, ठीक। अब पौधा जब इस जल को ग्रहण करेगा, तो जल में, अगर मान लीजिए जल में ये कीटनाशक भी है, कीटनाशक जल में कुछ अंश पहुंचा, मान लीजिए जल में इसकी मात्रा 1 ppm है, 1 ppm। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, मतलब 10⁶ जल के अणु में एक अणु कीटनाशक का है, तब इसको कहेंगे 1। इतना समझे ना? 10⁶ तो मालूम होगा, मालूम है ना? दस की घाते 6 का मतलब मालूम है ना? 1 के बाद 6 जीरो, उसमें एक जो है उसका अणु है। अब जल में ppm 1 ppm क्या?
कीटनाशक। कीटनाशक अब जब पौधा जल को ग्रहण करेगा, इस जल को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो ये इस जल में उपस्थित ये जो कीटनाशक वो पौधे के शरीर में जाएगा। जाएगा तो पौधा जो उसको उसके शरीर में जाएगा तो जल का तो उपयोग कर लेगा। लेकिन अगर हम पौधे को देखें, जो इसमें पौधे पाए जाते हैं, प्लांट को भी एक तरफ से देखिए, प्लांट जो इसमें होगा, प्लांट में जो कीटनाशक का अंश मिला वो 1.5 ppm मिला। प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, कीड़े ने खाया, कीड़े में इसकी मात्रा मिलेगी 2 ppm। कीड़े को खाया फिश ने, फिश में मिलेगी इसकी 2.5 ppm लगभग, मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। अब फिश को खाया बर्ड ने, बर्ड में मिला 3 ppm। यानी हर उपभोक्ता स्तर पर जो कीटनाशक का अंश है, कंसंट्रेट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्वांटिटी तो सबसे ज्यादा इस जल क्षेत्र में है, कंसंट्रेशन समझते हैं, सांद्रता, हर उपभोक्ता स्तर पर उस कीटनाशक अंश की सांद्रता बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा सांद्रता होगी जीव में, उतने ज्यादा हानिकारक होगी कि नहीं होगी। अब यही कारण है कि देखिएगा, जब आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाने में ये जो हानिकारक पदार्थ है उसको पहुंचने की ज्यादा संभावना है कंपैरेटिवली वेज खाने की तुलना। अब अगर आप देखें तो बर्ड को खाया ह्यूमन ने, ह्यूमन में और बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए बर्ड को आप खा रहे हो, क्या हुआ, आपके बॉडी में ये जो कीटनाशक अंश की मात्रा और ज्यादा हो गई। तो हमेशा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो उच्चतम उपभोक्ता पर पड़ता है। उच्चतम उपभोक्ता समझ रहे हैं कौन? मनुष्य उच्चतम हुआ। अगर इसमें बात करें तो इसमें बर्ड हो गई। ये तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8, 9 में कभी पढ़ा होगा, जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चैन। तो फूड चैन में ये शामिल हो गया कि नहीं कीटनाशक? फूड चैन में शामिल हो गया, सब में फैल गया ये। अब ये प्रोसेस जो इसमें ये तो कीटनाशक अंश खाद्य श्रृंखला में शामिल हुआ, इस प्रक्रिया को कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, हिंदी में कहेंगे जैव आवर्धन। जैव आवर्धन समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ये जैव आवर्धन कहलाता है, क्योंकि आपके शरीर में ये शामिल हो चुका। जैसे आप इसका एक प्रभाव देखेंगे, बहुत पहले गौरैया दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ चले गए? हम लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, एक समय ऐसा आएगा यही सब प्रलय का कारण बनेगा। गौरैया दिखाई नहीं देती। हम लोग छोटे छोटे थे तो गौरैया शाम को दिखाई देती थी, सुबह दिखाई देती थी। इसलिए जो है 8 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, नहीं दिखाई देती। उसका कारण क्या है? अगर बर्ड की संख्या कम हुई धरती पे तो उसके मुख्य कारण क्या है? एक तो कारण है आपकी टेक्नोलॉजी। उस पर एक पिक्चर बनी होगी, आपने होगा तो जरूर देखिएगा, रोबोट 2.0 जो बनी है उसी बर्ड बनी है, बर्ड पे ही 2.0 बनी है, जो मूवी बनी 2.0। क्योंकि होता क्या है ना कि जब रेडिएशन होता है, रेडिएशन का मतलब जैसे आज के समय में बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं और आपके तमाम मोबाइल टावर हैं, उन मोबाइल टावर से रेडियो एक्टिव रे निकलती, रेडिएशन होता है, या कहीं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती, उसी से आपका मोबाइल काम करता है। तो जब ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स का जो एग होता है, अगर एग पे पड़ती हैं तो एग का बाहर का जो खोल होगा बिकम बहुत पतला हो जाता है, तो एग लेइंग करेंगे तो एग फट जाएगा। दूसरा, जब उनके सर पर यानी उनके ऊपर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती हैं तो वो कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि वो माइग्रेट करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाती हैं। जिस कंट्री में जितना ज्यादा बर्ड दिखाई दे, समझिए उस कंट्री में प्रदूषण बहुत कम है, और जहां पे बर्ड की संख्या गायब हो जाए, समझ लीजिए उस देश का बंटाधार होने वाला है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर जो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं। और एक इन्वायरमेंट में खास चीज और होती है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, उसको मैं अभी बात करता हूँ। इसलिए बर्ड की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। जैसे वल्चर है, वल्चर यानी गिद्ध, गिद्ध क्या है, कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी खाता है। गिद्ध की संख्या क्यों खत्म हो, उसमें भी सिद्धांत, क्योंकि गाय भैंस में क्या लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो बॉडी उमर गया। उसको जब गिद्ध ने खाया तो उसमें जो ऑक्सीटोसिन है, इसी जाइए तो क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसी वजह से गिद्धों की संख्या तेजी से खत्म हो। इसका कारण ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जबकि इस पर एक्ट बना है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960। अगर एनिमल में आप लगाएंगे तो सजा होगी, हमको लगता है किसी को सजा वजह हुई नहीं होगी, लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन, और उसका प्रभाव ह्यूमन पे भी पड़ता है। वो बच्चा जो दूध पिएगा, जिस एनिमल को, एक तो देखो यार, एनिमल में जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसकी आंख देखिए एकदम फैल जाती है, बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है, क्योंकि पूरी जो मिल्क ग्लैंड होती है वो एकदम अंदर से निचुड़ने लगती है, बहुत भयंकर दर्द होता है एनिमल जो लगा के इंजेक्शन दूध ले निकालते हैं। एक तो एनिमल की एज कम हो जाएगी, उसका थन जो एकदम निचोड़ जाता है, तब दूध बाहर आता है, और वो दूध जब बच्चा पिएगा तो ये जो ऑक्सीटोसिन होगा वो स्टेराइल हो सकता है, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। अभी तो थोड़ा दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में बहुत तेजी से दिखाई दे ये सब प्रॉब्लम। समझ रहे नहीं समझ रहे? इस तरीके की समस्याएं देखने के मिलेगी आप, इसलिए मैंने आज कहा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताएं, खासकर बीओडी और सीओडी क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है लाइकेन, सुना है ना, कई बार क्वेश्चन भी आया है, लाइकेन। इसको लाइकेन एक्सल में शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध से बनता है। इसको एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि अगर कहीं दीवार में आप देखें, अगर दीवार में जो पानी के बरसात के समय जो काई है, अगर वो काई हरे रंग की है, समझिए वहां प्रदूषण ना के बराबर। काई जो लगी है दीवार में, वो एक्चुअल में लाइकेन है। असल में होता क्या है, जैसे ये सवाल मैंने बताया, तो सवाल क्या करता है, इसको पानी चाहिए प्रकाशन से भी संख्या को बढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है, एक जीव होता है जिसको कहते हैं कवक, वो कुरमुत्ता जानते हो, हुँ? बरसात में उगता है। उस तरह से एक उसकी प्रजाति होती है कुरमुत्ता की, यानी जिसको कवक कहते हैं, और एक प्रजाति शैवाल की होती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सहजीवी संबंध बना लेते। सहजीवी संबंध में क्या करते हैं, शैवाल भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण कर, और जो उसके साथ कवक जुड़ा होगा वो पानी एयर से खींचेगा और मिनरल की सप्लाई करेगा। जो खाना बनाएंगे तो दोनों खाएंगे, तो उन दोनों जीवों से जो जीव बनता है उसका नाम है लाइकेन। अब ये लाइकेन अगर कहीं दीवार में निकला दिखे तो वो लाइकेन है। अब अगर लाइकेन का रंग हरा है, इसका मतलब प्रदूषण नहीं है।
अगर दीवार में उसका रंग कुछ काला है, समझिए कुछ प्रदूषण है, उसका रंग पीला लाल, दिल्ली उल्ली में जाइए तो पीला पीला दिखेगा, लाल लाल दिखेगा, इसका मतलब बहुत भयंकर प्रदूषण। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। इसको देख के समझ में आ जाता है कि वहां वायु में कितना अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, इसका रंग बदलेगा। ये बताता है कि वायु में कितना प्रदूषण है। ये है मामला केन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए सी में, बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, बीओडी बढ़ेगा तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, सीओडी बढ़ेगा तो भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। सीओडी में क्या होता है, पानी में जो जैसे यूरिया वगैरह आप पानी में डालेंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, या जो साबुन का पानी है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो उससे क्या होगा, वायु जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। ठीक है। देखिए जब तक कोरोना था वातावरण एकदम साफ हो गया था, उसमें आप देखेंगे कि उत्तराखंड वगैरह में जानवर सड़क पर टहल रहे थे, तो सोच रहे हैं ये साले गए कहाँ सब। ये सोच रहे हैं कि सबसे खौफनाक जानवर इस धरती का ह्यूमन है, वो गया कहाँ। सड़क पे घूम रहे थे आराम से। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कह सकते हैं। अब आते हैं, लिखिए हेडिंग डालिए ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक क्या है समझिए, पहले इसमें लिख लीजिए। ब्लड बैंक में लिखिए, वह स्थान जहां रुधिर को वह स्थान जहां रुधिर को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सोडियम सिट्रेट के साथ सोडियम सिट्रेट के साथ सोडियम सिट्रेट के साथ 30 से 32 दिन तक के लिए रखते हैं, उसे ब्लड बैंक है। अब देखिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज सामने निकल के आती है, वो भी समझिए। मैंने लिखाया आपको कि जो ब्लड होता है उसको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सोडियम सिट्रेट के साथ 30 से 32 दिन के लिए रखते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रखते हैं? क्यों? कपड़े से यार बढ़िया पूछता है। देखिए अब मैंने आपसे कहा कि ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखते हैं। 4 डिग्री पे ही क्यों रखते हैं? अगर कम, देखिए जितना कम तापमान में रखेंगे उतना ब्लड सुरक्षित रहेगा। अगर हम बायोलॉजी की दृष्टि से देखें
ब्लड को जितने निम्न तापमान पे ले जाएंगे उतना ब्लड सुरक्षित रहेगा, लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा ये समझिए थोड़ा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है जल के लिए। कई बार क्वेश्चन आते हैं, अभी थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। क्यों 4 डिग्री पर रखते हैं? कि जितने भी तरल होते हैं, कोई भी तरल जो होता है, कोई भी जो तरल होता है, कोई भी जो तरल होता है, तरल के जो मुख्य गुण ये हैं, कोई भी जो तरल होगा, तरल के जो मुख्य गुण आपको बताते हैं कि जब तरल को हम ठंडा करें तो उसका घनत्व बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता है? घनत्व समझते हैं? गाढ़ा होता है। यानी कोई भी तरल को जब ठंडा करेंगे तो वो गाढ़ा होगा, यानी उसका घनत्व बढ़ेगा। और गर्म करेंगे तो वो पतला होगा, उसका घनत्व घट जाएगा। और ठंडा करेंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा। जल में क्या होता है कि जल का एक असामान्य व्यवहार है, कोई अन्य तरल में वो व्यवहार नहीं है। अगर घी को आप गर्म करें तो पतला होता जाएगा, ठंडा करेंगे तो गाढ़ा होता जाएगा। और कोई भी तरल को करेंगे तो वो उस नियम का पालन करेगा। लेकिन जो वाटर है, जल है, उसका असामान्य व्यवहार है। क्या असामान्य व्यवहार है? देखिए, जब हम वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो डेंसिटी होता है वो आप कह सकते हो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डेंसिटी। और इसका वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम वॉल्यूम समझते हो ना? मिनिमम वॉल्यूम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम। यानी जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, जल की बात कर रहा हूं, जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है। यहाँ पे अगर इससे नीचे ले जाएं तो डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ डेंसिटी थोड़ी कम होगी। जब डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो भी इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी तुलना में कम हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 4 के ऊपर ले जाएं तो जैसे सारे तरल व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आपका जल भी करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, डेंसिटी उसकी घटती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। लेकिन 4 पे आते हैं तो इसका जो घनत्व हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है। घनत्व मैक्सिमम हो जाता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। 0 पे ले जाएं तो पानी जम जाता है, जम तो गया लेकिन डेंसिटी इसकी घट जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब यही कारण देखिए आप, एक जग में पानी ले लीजिए जिसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसमें बर्फ डालिए, पहले गड़ाप से अंदर चला जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। और अंदर तब जाएगा क्योंकि ये नीचे क्यों चला गया? क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस, जब वो बर्फ पिघलेगी और जब इसका तापमान पानी का 4 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये बर्फ ऊपर चली जाएगी। ये बता रहा है कि इसका घनत्व, बर्फ के घनत्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं? और आप कोई भी टुकड़ा डाल के देख लीजिए,
सब नीचे चला जाएगा, केवल बर्फ ऊपर तैरेगी। कुछ बात समझ में आ रही है? अब अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को रखेंगे तो क्या होगा? आपके रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में जल है, जल जमेगा। आरबीसी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में जल है, तो ज्यादा मात्रा में जल ही तो है। तो जब आरबीसी जमेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आरबीसी फट नहीं जाएगी कि 4 डिग्री पे आपने रखा है ब्लड को, उठा के 0 पे ले गए तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए वॉल्यूम मिनिमम, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आरबीसी के अंदर जो जल है वो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? सारी आरबीसी, सारी डब्ल्यूबीसी सब फट जाएगा, पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसीलिए रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखें। 4 से नीचे ले जाएं तो बायोलॉजी की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन केमिस्ट्री की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए ब्लड को किस में रखते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम रखते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और है जो क्वेश्चन पूछा है एक आध बार, वो भी बता देते हैं। ये जल का असामान्य व्यवहार है। समानतान कोई भी जो तरल होगा, उस तरल का अगर आप तापमान कम करते जाओगे उसका घनत्व बढ़ता जाता है, लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है। जल का सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री पे होता है। देखिए, अगर हम, अर्थ है आपकी, अर्थ में 2 पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। एक को आर्कटिक जोन है, एक को अंटार्कटिक जोन है। आर्कटिक जोन, अंटार्कटिक जोन। नेचुरली ये सन सामने है तो यहाँ सबसे ज्यादा ठंडा रहता है और यहाँ बर्फ जमी रहती है। अब यहाँ की बात करें अगर आपसे, इन दोनों जोन, नॉर्थ और साउथ दोनों जोन की बात करें, तो जो बर्फ जमी होगी, जैसे पूरा बर्फ जमी रहती और नीचे पानी रहता है, ये पूरा पानी क्यों नहीं जमता नीचे तक? मान लीजिए यहाँ पे बाहर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 से कम, और पानी है, इसका मतलब इसमें 4 डिग्री। तो ऊपर से नीचे तक क्यों नहीं जम जाता? तापमान तो बहुत कम है। उसका कारण ये होता है, इसलिए नहीं जमता है, इसी के प्रकृति ने इसीलिए जल में एक असामान्य व्यवहार दिया है। अगर असामान्य व्यवहार ना होता तो पृथ्वी जिस इस दशा में है वैसी ना हो। क्योंकि जल में एक खास बात है कि जल विद्युत का सुचालक है। जल, कौन सा जल? जिस जल में मिनरल हो, जो शुद्ध जल होता है, यानी जल का मतलब जो H2O, उसमें कोई आयन ना हो, तो वो विद्युत का कुचालक हो। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। अशुद्ध जल यानी वह जल जिसमें आयन है, जिसमें मिनरल है, जिसमें लवण है, वो विद्युत का सुचालक होगा। लेकिन शुद्ध जल क्या होगा? विद्युत का कुचालक। जल क्या है? विद्युत का सुचालक है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध जल तो होगा नहीं, ये विद्युत का कुचालक है। और जल जो होता है वो हीट का, उष्मा का सुचालक होता है। यानी आपका जल उष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। बर्फ की बात करें तो बर्फ जो होता है वो उष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है हीट का। बर्फ उष्मा का कुचालक है, लेकिन बर्फ विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है।
बाहर तापमान कम है, अंदर तापमान ज़्यादा है। तो जो यहाँ बर्फ की मोटी परत होगी वो इस उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी। इसीलिए देखेंगे जो पहाड़ी एरिया में जो बर्फ जम जाती है अगल बगल, वो उनके लिए फायदेमंद। अगर मकान के चारों तरफ बर्फ जमी है तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देगी। बर्फ जो है वो उष्मा का कुचालक है। अगर ऐसा ना होता तो आप ये समझ सकते इतना कम तापमान है, धीरे धीरे पूरा जम जाता। यानी यहाँ पर जितनी मोटी परत रहेगी उतना इसके लिए बचाव रहेगा। अब ये जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इस तापमान में कई सारे ऑर्गेनिज्म, मछली, कई सारे जीव यहाँ जीवित रहते हैं, सरवाइव करते हैं। पूरा जम जाता तो सब खत्म हो जाता। ठीक है, कि वहां पे देखिए पोलर बियर होता है, पेंगुइन होती है, क्या खाती है? मछली खाती है। वही खाकर तो जिंदा रहते हैं पोलर बियर, बर्फ की वजह से। अगर बर्फ वहां ना रहे और मछली ना रहे तो वो जिंदा नहीं रह सकते, उनका भोजन मछली है। और इस तापमान पे ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये याद रखिए कि जो बर्फ होता है वो विद्युत का सुचालक है, परंतु बर्फ उष्मा का कुचालक है। जबकि जल विद्युत और उष्मा दोनों चालक है। और सूर्य की बात करें तो वो विद्युत का चालक होगा। विद्युत का जो संचरण होता है दो तरीके से होता है। यदि धातु में होगा तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। धातु में इलेक्ट्रॉन के रूप में गमन होता है, बाकी तो पढ़ाएंगे फिजिक्स तो बताएंगे। और तरल में जो विद्युत का संचरण होता है वो आयन के रूप, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। आयन के रूप में विद्युत का संचरण तरल में होता है और इलेक्ट्रॉन के रूप में संचरण धातु में। और जो शुद्ध जल होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि उसमें कोई आयन नहीं। समझ गए? अब आगे बढ़िए। ये मैंने आपको बताया बारे में, ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक आपका कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय। है बाकी तो आपको बता ही दिया है, WBC प्लेटलेट सब। अब इसमें लिख लीजिए, हृदय का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी में करते हैं। हृदय का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी में करते हैं। हमारा हृदय हमारा हृदय 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर आकार का होता है। 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर आकार का होता है। हमारा हृदय दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है। दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है। दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जो हमारा हृदय है वो दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है।
बाकी अब कल ही रखते हैं, डायग्राम बनाना पड़े। सुनिए, कल हो सकता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम आ का मुझे जाना पड़े। है, तो और आप लोग फीस जमा करिए भाई, इन्हें कैसे काम चलेगा। हाँ, फीस तो मालूम है ना आप लोगों को। साइंस की 3000 है, 3000। क्या करें? हाँ, एक बार में दे दीजिए, 2 बार में दे दीजिए, 2 बार में दे दीजिए। ठीक है, तो कल शायद मैं ना ले पाऊँ क्लास, शायद। तो कल मुझे वहाँ जाना है, तो अगर मैं नहीं ले पाऊंगा तो सर को कॉल करके बता दूँ। अगर काम जल्दी हो गया तो आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है?